नमस्कार, स्वागत है आपका फोकस न्यूज पर। शाम के 6 बज रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। जिंदगी के कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि पति पत्नी और उनके बीच में अगर आप आगे बढ़ते हैं, और कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो शायद हिंदी फिल्मों की कहानियों में सबसे ज्यादा अगर कहें चर्चा में, अगर कोई हिंदी फिल्मों की कहानियां हैं तो वो यही हैं। खून के रिश्ते से भी अगर कहें ज्यादा दिलों और परिवारों के लिए बहुत अहमियत जो रखते हैं, उन रिश्तों में से एक सबसे खूबसूरत पति पत्नी का रिश्ता होता है। हमारे यहाँ इसे शादी का नाम दिया गया है। शादी के बंधन तक पहुंचने वाले ये रिश्ते न केवल दो जिंदगियों बल्कि समाज के निर्माण और बदलाव में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए शादी को पवित्र संस्था कहा गया है। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ इस संस्था का स्वरूप भी बदल रहा है। आज शादियां बहुत तेजी से टूट रही हैं। कारण कोई एक नहीं है, हर बार अलग अलग। उन्हीं कारणों में से एक है विवाहित व्यक्ति का प्रेम संबंध, यानी विवाहेतर संबंध। देश की सबसे बड़ी अदालत में भी ऐसे मामले पहुंचते हैं। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि सिर्फ इस आधार पर कि आपके पति के प्रेम संबंध है, पत्नी की आत्महत्या को गुनहगार पति को साबित नहीं किया जा सकता है। आखिर क्यों? हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा, तो राय आपकी भी होगी शामिल। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस से। बेंगलुरु में एयर शो के दौरान हवा में टकराए दो प्लेन के विंग्स, बड़ा हादसा टला, विमान और क्रू मेंबर सुरक्षित। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री मांझी और बीजेपी को झटका। हाईकोर्ट ने मांझी समर्थक 8 मंत्रियों को मतदान से रोका। वहीं स्पीकर ने छीना बीजेपी से विपक्षी दल का दर्जा। कोयला खदानों की नीलामी में जिंदल पावर लिमिटेड को मिला छत्तीसगढ़ का गारे पालमा 4 ब्लॉक। अब तक 14 ब्लॉक्स की नीलामी, 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा जेएसपीएल का शेयर। मुफ्ती मोहम्मद इलियास को विवादित बयान, कहा हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू, भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी, हड़ताल की बात कहकर मरीजों को नहीं ले रहे हैं। फोकस न्यूज की दखल के बाद आए हरकत में। देश भर में स्वाइन फ्लू से 663 की मौत। कांग्रेस ने मसले को हेल्थ बजट में कटौती से जोड़ा। माकन बोले, वोट के लिए फ्रंट पेज पर एड, मगर हेल्थ अवेयरनेस के लिए नहीं है पैसा। पति पत्नी और वो भारतीय सिनेमा की फिल्मों का सबसे पसंदीदा विषय रहा है। न जाने ऐसी कितनी फिल्में बनी हैं। अर्थ, सिलसिला, आखिर क्यों, मासूम, साहिब, बीबी और गुलाम, डेस डेस डेस, न जाने आपको मुझसे ज्यादा कितने नाम याद आए होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दरअसल ये फिल्में इस विषय पर इतनी ज्यादा क्यों बनी है? शायद इसीलिए क्योंकि ये हमारे आसपास की सबसे बड़ी हकीकत है। पहले ये जाना पहचाना सच था, लेकिन लड़कियों को बोलने का हक नहीं था। लेकिन जागरूक होते समाज में कानून की जानकारी से इन रिश्तों में कई तरह के नियंत्रण लगे। फिर बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को जो आज भी खुद को रोक नहीं पाते हैं सामने आते हैं, या यूं कहें कि मानसिक जरूरत पूरी करने के लिए ऐसे रिश्ते अपनी जगह बना लेते हैं, और फिर नतीजे कई रूपों में सामने आते हैं। 11 साल पहले गुजरात में ऐसा ही एक शिकायत के साथ पत्नी ने खुदकुशी कर ली थी और मामला सामने आया था। 2 मासूम बच्चे मां के आंचल से महरूम हो गए थे। पति को हवालात से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर काटने पड़े। आरोप लगा कि पति के अफेयर से परेशान होकर पत्नी ने अपनी जान दे दी। सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने पति को गुनहगार माना, सजा सुना दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में पति के अफेयर को ऐसा मानसिक उत्पीड़न मानने से इनकार कर दिया जिसकी वजह से पत्नी को खुदकुशी करनी पड़ी हो। आज हम कोर्ट के इसी फैसले के पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ इसमें हरीश रायचूरा जी हैं, जो कि जाने माने वकील हैं, शिल्पी जैन, मैरिज काउंसलर गीतांजलि शर्मा है, मनोवैज्ञानिक जयंती दत्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी जयंती दत्ता, कि सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले को आप किस रूप में लेती हैं?
इसमें देखिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी मुझे दिखती है, क्योंकि जब भी आप इस तरह के केसेस सुनते हैं तो आपको एक ओवरऑल सिनेरियो देखनी चाहिए। अगर माँ जा चुकी है तो बच्चों की देखरेख कौन करेगा? तो लॉ लीगैलिटी शुड नॉट बी कि ये सिकंजे कसते जा रहे हैं। कहीं पे गुंजाइश होनी चाहिए कि उसकी वैलिडिटी पर इंडिविजुअल केस के तहत आप उसको परखिए। और ये कहना कि बिकॉज ऑफ द अफेयर ऑफ द हस्बैंड औरत ने खुदकुशी कर ली, एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरे लिए ये मान पाना थोड़ा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि खुदकुशी जब इंसान करता है इट्स द एक्सट्रीम स्टेप, इट्स नॉट दैट इजीली टेकन। और अगर सिर्फ अफेयर्स की बात थी तो मेरे ख्याल से उसके साथ एसोसिएटेड कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। एंड आई थिंक आई एम हैप्पी अबाउट वन थिंग, जो लीगैलिटीज़ जो है अब उनकी हॉराइजन्स जो है वाइडन हो रही है, और शादीशुदा ज़िंदगी में कौन सी चीज़ आपकी कंजुगल अफेयर्स में या कंजुगल जो आपकी स्टेट है उसमें खलल डाल रही है, उसको परखना इतना आसान बात नहीं है। ये कह देना बिकॉज ऑफ अफेयर ओनली अ वुमन कमिटेड सुसाइड, आई डोंट बिलीव इट। जी, हरीश रायचूरा जी हैं हमारे साथ जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार पूरा मामला बताते हैं। गुजरात के जामनगर में 2004 में बीनीबेन नाम की एक महिला ने छत से कूदकर जान दे दी थी। खुदकुशी करने वाली महिला के परिवार ने आरोप लगाया कि बीनीबेन अपने पति राकेश भाई चौरसिया के अफेयर की वजह से मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। दोनों में इस अफेयर को लेकर बहस भी होती थी, लेकिन राकेश भाई ने दूसरी महिला से अपने रिश्ते बनाए रखे और भयंकर तनाव के बाद 2004 में महिला ने आत्महत्या कर ली। आरोपों की फहरिस्त में दहेज उत्पीड़न की धारा जो कि 498A है और आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा जो कि 306 है, इनके तहत मामले भी दर्ज हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील नहीं टिक पाई और कोर्ट ने राकेश भाई चौरसिया को बरी करते हुए कहा कि सिर्फ लव अफेयर की वजह से पत्नी की खुदकुशी के लिए उस पति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये जो खबर है, ये जो पूरी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसके बाद दरअसल जो हरीश चौरसिया जी हैं, सबसे पहले उनसे जानना चाहेंगे सर, ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है निश्चित रूप से उस परिवार के लिए, उस पति के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा अगर पूरे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें। अच्छा, पहले मैं आपको एक इसमें थोड़ा फैक्ट्स और दिखा दूं जी, कि सिर्फ पति को ही जेल नहीं हुई, पति के माता पिता को जेल हुई, पति के बड़े भाई को जेल हुई, बड़े भाई की पत्नी को जेल हुई, छोटे भाई को जेल हुई, और एक छोटा था 16 साल का बच्चा, उसके ऊपर भी केस हो गया जी। 7 लोगों के सामने कंप्लेन हो गई कि भाई ये पत्नी के ऊपर अत्याचार करते थे इसलिए इसने सुसाइड किया। जी, जो छोटा 16 साल का था वो चला गया माइनर कोर्ट में, जुवेनाइल कोर्ट में। जी, 6 में से जो बड़े भाई और उसकी पत्नी, उसको जामनगर कोर्ट ने रिहा कर दिया कि भी वो तो कोई और मकान में रहते थे, उसको इसमें झूठा फंसाया गया है। बाकी के 4 लोग, बूढ़े माँ बाप, हस्बैंड और पत्नी, इनको सजा कर दी गई। अच्छा, जो वजूद था जग कलह का वो ये था कि शादी के 8 साल हो गए थे। शादी हुई उससे पहले भी बचपन से हस्बैंड को किसी लड़की से प्यार था जी। दोनों बचपन से प्रेमी थे। किसी वजह से लड़की की शादी कहीं और होगी, फिर पति ने यहाँ पर शादी कर ली इस लड़की के साथ, बीनीबेन के साथ जी। उसके बाद जो उसकी प्रेमिका थी उसकी शादी टूट गई, वो अलग हो गई, और फिर इस राकेश भाई को मिलने लगी, अक्सर मिलने लगी थी और वही झगड़े का वजह हो रहा था जी। फिर बीनीबेन महिला समाज में गई कि भाई हमारा सुलह कराओ, वहाँ सुलह किया। हस्बैंड ने किया कि भाई अब मैं आगे से नहीं मिलूंगा मेरी प्रेमिका को, वो शर्त पे फिर रहने लगे। फिर बीनीबेन को एक कंप्लेन हुई कि मुझे बिना बताए चुपके चुपके लोग मिल रहे हैं, तो उसको बहुत सदमा हो रहा था। तो राकेश भाई ने फिर आखिर कह दिया कि भाई मैं उसको छोड़ नहीं पाऊंगा, बचपन से इसके प्रेम में हूं मैं, अगर तुम चाहो तो डाइवोर्स ले लो। बीनीबेन और दोनों गए कोर्ट कंपाउंड में, वहाँ किसी वकील से मिलकर डाइवोर्स बना लिया। और उसी टाइम में राकेश भाई ने जो अपनी प्रेमिका थी उसके साथ शादी का कागज बना लिया। छोटे गरीब लोग थे तो कोई उसको ज़्यादा कानून की पता नहीं था कि ऐसे डाइवोर्स चलते हैं नहीं चलते हैं जी। ऐसा कागज कर ये लोग घर आ गए। बीनीबेन के जो पिता माता थे वो सब
दूसरे प्रदेश में रहते थे, तो वो वहाँ से आने में 10-15 दिन का टाइम समय था। तो राकेश भाई ने कहा तब तक तुम मेरे ऊपर के कमरे में रहो मकान के, जब तक तुम्हारे माँ बाप लेने नहीं आए। जी। तो माँ बाप लेने आए उसके पहले ही दूसरे तीसरे दिन उसने आत्महत्या कर ली। अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब ये केस चला तब कोर्ट ने ये माना कि भाई ये पति का अफेयर था, ये साबित होता है कि सुलह में हुआ था कि भाई आगे से पति नहीं मिलेगा उसको, तो ये क्रूअल्टी हो गई, क्रूअल्टी की वजह है और इसलिए उसको सजा कर दी गई है। जी। और वो सजा जब हाई कोर्ट में चैलेंज हुई, 4 लोगों ने, माता पिता वगैरह ने किया, तो हाई कोर्ट ने कहा भाई ठीक है ये सजा, तो वो लोग जेल में चले गए। जी। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में ही सब लोगों को जमानत दे दी। जी। उसके बाद अभी अभी केस चला और आज ये जजमेंट आया। जी। अच्छा, मेरे हिसाब से ये केस पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक केस है। जी। वो ऐतिहासिक केस किस लिए है ये हमें समझने की जरूरत है। दूसरे देशों में जो कानून है क्रूअल्टी का, वहाँ सिर्फ मेंटल क्रूअल्टी को नहीं माना जाता है, अगर फिजिकल क्रूअल्टी है, अगर किसी ने हाथ उठा लिया पत्नी पर तो जरूर उसको फॉरेन की कोर्ट सजा करेगी, क्योंकि कहीं निशान पाया जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, उसे साबित हो गया। जी। लेकिन उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे तो ये कहा। निचली अदालत में ये फैसले हुए थे और अदालत से भी पहले समझौते के तहत एक तरह से उसमें ये बातें थी कि आपसी समझौते से, आपसी सहमति से ये फैसला लिया जा रहा है। उसमें 498 की बात नहीं थी। 498 भी लगाया गया था। जो समाधान हुआ वो पहले हुआ था, ये इंसिडेंट बाद में हो गया। मैं यही पूछती हूँ, समाधान पहले हुआ था। वो समाधान सामाजिक स्तर पे हुआ सामाजिक स्तर पे हुआ था। उस सामाजिक स्तर पे समाधान की लिखा पढ़ी भी उसमें हुई थी? कोई वो नहीं था कि मारपीट करता, ऐसा कुछ नहीं था। जी। और उसकी बाकायदा कुछ लिखित में प्रमाण थे? हाँ, इतना ही कि ये मिलते हैं, वो हस्बैंड ने कहा मैं आइंदा नहीं मिलूंगा, तो ये समाधान हो गया था। जी। तो ऐसे में आपको, आपके मुताबिक ये ऐतिहासिक फैसला सिर्फ उस पति के लिए, राकेश भाई के लिए, उसके परिवार के लिए ही नहीं है, बल्कि ऐसी अगर फर्जी कंप्लेंट्स की जाती हैं किसी भी महिला की तरफ से आपके मुताबिक, तो उन्हें, उन पतियों को, क्योंकि बहुत सारे पत्नी पीड़ित पतियों के ग्रुप्स भी बने हुए हैं, तो उनके लिए भी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मायने रखता है। I would like to congratulate the whole judiciary, you know, it's a milestone judgment, क्योंकि ये हालात जैसे आपने व्याख्यान किया उसमें से ये क्रूएल्टी नहीं हो सकती। हाउ कैन इट बी क्रूएल्टी व्हेन द ओपनली द मैन इज सेइंग दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। ऐसे मैं मैरिटल काउंसलिंग करती हूँ और मेरे नोटिस में भी ऐसी केसेस आती हैं जहां औरत में कुछ खामियां होती है, लेकिन वो डरावना धमकी देके एक्सप्लॉइट करती चली जाती है लड़के वालों की फैमिली को, लड़के को भी, कि मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगी। सो इट शुड नॉट बी ए ब्लाइंड फोल्डिंग जजमेंट, यू नो। एंड इस तरह की जजमेंट जब आने, पिछले हमने एक जिक्र किया था आप ही के प्रोग्राम में, मुंबई कोर्ट का भी एक फैसला था। आई थिंक ये फैसले हमारे हिंदू मैरिज को बचाने के लिए बहुत ही अहमियत रखती है, और इस तरह के जजमेंट्स के लिए मैं तो शुक्रगुजार हूं उन जुडिशरीज की जिन्होंने इतनी इंसाइट दिखाई कि हाँ, अगर इस तरह से गलत फर्जी चीज़ें हैं, जब उस लड़के ने मान लिया, जब कह दिया मैं इसके साथ नहीं रह सकता, और ये भी कबूल किया कि हाँ इस तरह की अफेयर मेरी है। यू नो, मैरिज इज नॉट जस्ट ए कंजुगल रिलेशनशिप, इट्स ए ग्लोबल, इट्स ए ओवरऑल रिलेशनशिप। आपकी इमोशनल सैटिस्फैक्शन को भी देखना पड़ता है। अगर वहाँ पे कोई चूक रहा है तो मर्द के पास वो हक होना चाहिए कि वो अपना रास्ता दूसरी तरह से तय करे। एक दफ़े आपने शादी कर ली, क्योंकि देखिए दूसरे मैरिजेस में हम तलाक इतनी जल्दी नहीं ले सकते, तलाक तलाक कह के 3 दफ़े आपने कह दिया आप छूट जाते हो, लेकिन हिंदू मैरिटल एक्ट के तहत ये गुंजाइश हम नहीं देते उन कपल्स को। तो इस तरह के जजमेंट्स जो हैं मेरे ख्याल से दे आर डेफिनेटली माइलस्टोन जजमेंट। इसमें एक नया मोड़ आया है। अभी तक भारत की कोर्टों का ये मानना था कि हम विदेशों के जजमेंट नहीं मानेंगे, हमारा इंडिया अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। विदेश में हो सकता है कि सिर्फ फिजिकल क्रूअल्टी को क्रूअल्टी माने, लेकिन हम भारत में मेंटल क्रूअल्टी को भी क्रूअल्टी मानेंगे और सजा करेंगे। तो मुश्किल ये आ रही थी कोर्टों में नीचे आज तक सब में कि मेंटल क्रूअल्टी साबित कैसे किया जाए, कोई किसी चीज़ का पत्नी को क्या दुख हो जाए किस पर। इसके पहले केस में ऐसा हुआ था, 1:30 बजे हस्बैंड आया घर पे,
पत्नी को पूछा खाना कहाँ है, तो पत्नी ने कहा बस इसी पे मैं आ रही थी। ऐसे केसेस मेरे पास बहुत तादाद में आते हैं। दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, 1:30 बजे लड़का वापस आता है, वो लड़की कहती है मैंने खाना नहीं बनाया, मैंने खा लिया। तुम देखो अपने दिनचर्या में ना सुबह खाना देती है ना शाम को खाना देती है, लेकिन जो वाइफ का हक है वो ले लेती है। और ऐसे केसेस मैं आजकल देख रही हूँ जहां पे वाइफ जो है अपना पैसा जो है अलग सेव करती है माँ के साथ, लेकिन हस्बैंड को अलाउड नहीं है कि वो अपने माँ के साथ या बाप के साथ या अलग से कोई पैसा करे, उस पे वो दखल अंदाजी करती है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी, इसको हम जनरलाइज तो नहीं खाना- कर सकते जयंती दिस जी। इज व्हाट खाना नहीं बनाया, उसके ऊपर सुसाइड कर लिया उसने, और इसके हस्बैंड के माता पिता सब लोग जेल चले गए, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में छोड़े उसको जी। तो ये भारत के अंदर अब नया लो इस तरह आएगा, धीरे धीरे झुकाव ये आएगा, सिर्फ मेंटल क्रूअल्टी नहीं चलती, कुछ तुम्हें दिखाना पड़ेगा भी इसने मार कुट किया है, यहाँ इंजरी हुई है, इसको ये है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। सिर्फ आप कहो कि मुझे ताना देते थे, इसका हाथ पैर था वगैरह, जो मेंटल बातें चल रही है कोर्टों में, जिसका कोई गवाह नहीं होता घर में क्या है जी। तो वाइफ की बात ही मान ली जाती है, और हस्बैंड की साइड की भी गलती है कि वो लोग। लेकिन हरीश जी यहाँ पे ये तो सच है कि पति के रिश्ते थे, उन्होंने कबूल किया था कि मेरे किसी दूसरी पुराने बचपन की दोस्त से रिश्ते हैं। शादी करने के बाद उन्होंने इस बात को माना था। शादी उन्होंने आखिर की क्यों, ये एक सवाल लड़की वालों के परिवार में, क्योंकि परिवार को पवित्र संस्था कहा जाता रहा है हमारे यहाँ पे। लेकिन उतना ही दूसरा पहलू भी है कि अगर बाकायदा समझौते के तहत हो गया तो उसके बाद कानूनों का दुरुपयोग न किया जाए। इस बात को इस रूप में समझना चाहिए, या फिर इस बात को इस रूप में समझना चाहिए कि अफेयर कोई भी रख सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या ये एक पहलू सामने आएगा कि भाई जो अफेयर रखने वाले लोग हैं, एक तरफ घर में पत्नी के साथ, दूसरी तरफ बाहर ऑफिस में या दफ्तर में जिस तरह के कल्चर को बढ़ावा देते हैं, क्या उन लोगों को सपोर्ट मिलेगा इससे? इसका मैं एक जवाब दूं आपको। जी। एक ये मोरल बात है कि किसी को एफआईआर रखना नहीं रखना, ये कानून के कोर्ट का या जजेस का मामला नहीं है, ये मोरल चीजें है, उसको तो सिर्फ लॉ देखना है। लॉ ये है कि क्रूअल्टी नहीं करनी चाहिए वाइफ की ओर, तो हस्बैंड का अगर कहीं एफआईआर है तो उसको क्रूअल्टी नहीं माना जाएगा, उतना ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ऐसा नहीं कि जाओ तुम लोग एफआईआर करो जी, ये एक मोरल बात है। नहीं, उसका करो तो नहीं बोलेगा, करो तो नहीं बोलेगा सुप्रीम कोर्ट, है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब होता है, कानून के डर की वजह से लोग दूर रहते हैं इस तरह की चीजों से। सिर्फ कानून एफर्ट्स का नहीं डर होगा, कानून का डर अगर नहीं एफआईआर होगा के अलावा कुछ और किया क्रूअल्टी के लिए, तब वो बनेगा क्रूअल्टी। जी। शिल्पी जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे फैसले को? मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरह से सहमत हूँ, और ये एक नया जजमेंट नहीं है। पहले जो लॉज हैं और पहले जो जजमेंट्स आए हैं उनको ही ये फिर से एंडोर्स करता है। 2000 में भी यही जजमेंट आए थे, क्रिमिनल लॉ जर्नल में वो साइटेड भी है। तो पहले जो जजमेंट्स हैं उसी लॉ को इसने और आगे एंडोर्स किया है। और 306 जो है उसमें बहुत स्पेसिफिक है, एक टेक्निकल लॉ है। अबेटमेंट जो है वो अबेटर जो है उसको एनकरेज करना चाहिए। जजमेंट्स हैं कि अबेटमेंट क्या होता है। टू अबेट एन एक्ट इज टू एनकरेज somebody टू कमिट सुसाइड, टू पुश फॉरवर्ड somebody टू कमिट सुसाइड, टू प्रोवोक somebody टू कमिट अ सुसाइड। ये एक्ट की उसका अफेयर था, कैन बी कॉज ऑफ डेथ, पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में 306 के 306 आईपीसी में बार बार ये कहा है कि सिर्फ कॉज होना एक एक्ट का इलीगल एक्ट नहीं बनता, ऑफेंस नहीं बनता। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की है, वो एक आदमी से प्यार करती है और वो आदमी उसके प्यार को नहीं रिस्पॉन्ड करता। वो एक सुसाइड नोट छोड़ जाती है कि मैं राजेश से प्यार करती हूं, मगर ये मेरे प्यार को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ये मेरे से प्यार नहीं करता, मैं अब इसकी वजह से अपनी जान दे रही हूं। तो वो जो उसने जान दी उस लड़के ने, लड़की ने, वो कॉज जरूर वो लड़का था, मगर वो अबेटमेंट में लायबल नहीं है, क्योंकि अनेक जजमेंट्स हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं कि कॉज होना सिर्फ डेथ का यहाँ हो सकता है, वो अफेयर जो है वो कॉज हो सकता है, मगर वो एक इलीगल एक्ट नहीं बन जाता। क्योंकि जब तक हस्बैंड कुछ ऐसी एक्ट ना करे जिससे वो कहे कि मैं कोर्ट इस कंक्लूजन पे आए कि उसने एनकरेज करा, पुश फॉरवर्ड करा, प्रोवोक करा, तो बहुत क्लियर है ये डिस्टिंक्शन कि कॉज एक अलग चीज है और ओमिशन और कमीशन दोनों जजमेंट्स में डिस्कस्ड है। अब एक वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है मैं तंग आ गई हूं, मैं जाके मर रही हूं जी, हस्बैंड कहता है मर जाओ। ये फिर कोर्ट्स ने होल्ड करा है कि ये एक ओमिशन जो है उसको उन्होंने नहीं बचाया, ये इमोरल एक्ट है मगर ऑफेंस नहीं है। जी।
गीतांजलि एक जी, एक्टिविटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमारे आईज में इमोरल एक्टिविटी हो सकता है, मगर वो इलीगल एक्ट से डिस्टिंक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन अपने फैसले में यह भी कहा है अवैधानिक भी है अनैतिक भी है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि इस पूरे मामले में गवाह नहीं थे, इस पूरे मामले में सबूत नहीं थे, इसलिए मेंटल टॉर्चर को आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आपने सुसाइड कर लिया। लेकिन यहाँ पे गीतांजलि जी, क्योंकि आप मैरिज काउंसलर हैं, शादियों पे इसका किस तरह का असर देखती हैं? क्योंकि आज की तारीख में शादियों की विफलता का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, अगर हम लास्ट 10 इयर्स देखें पीछे, एक डेकेड में जो डिवोर्स रेट है वो 100% राइज हुआ है इंडिया में। तो ऑफ कोर्स जो थ्रेशोल्ड है हस्बैंड वाइफ दोनों की तरफ से, वो बहुत नीचे आ चुके हैं, पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। और यहाँ जब हम बात कर रहे हैं एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो मेरे पास जो केसेस आते हैं उसमें से 50% केसेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के होते हैं, इनफिडेलिटी के होते हैं, जहाँ पे या तो हस्बैंड की साइड से इनफिडेलिटी है या वाइफ की साइड से है। अगर हम एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें कि साइकोलॉजिकली दूसरे पार्टनर पर क्या इफेक्ट होता है अगर एक पार्टनर चीट करता है, तो उस समय इस केस में भी अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, अगर हम इसे इग्नोर कर दें कि कोई डायरेक्ट मेंटल टॉर्चर नहीं हुआ, तो यूजुअली क्या होता है, जो वाइफ है इस केस में वो बहुत सारे रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन से जाती है। वहाँ पे उसकी इमोशन सैडनेस की भी होती हैं, फियर की होती हैं, एंग्जाइटी की होती हैं, एंगर की होती हैं, रेज की होती हैं, हेट्रेड होती है, बदले की भावना होती है, और कहीं पे कई बार आप लो सेल्फ एस्टीम से भी प्रभावित हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपको रिजेक्ट किया गया, आपको अबेंडन किया गया, डेजर्ट किया गया, एंड आई वॉज नॉट एनफ फॉर माई हस्बैंड। तो वो धीरे धीरे आप नेगेटिव सेल्फ टॉक में पढ़ते हैं, लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है, कई बार डिप्रेशन भी हो जाता है। नहीं, लेकिन ये डिप्रेशन क्यों, ये डिप्रेशन क्यों? गीतांजलि जी, सवाल ये है कि डिप्रेशन क्यों? आपके पास मैं वापस आऊंगी। और महिलाएं इस बात के लिए तैयार क्यों नहीं है कि अगर शादी के बाद भी, या फिर पुरुष भी, कि शादी के बाद अगर पति पत्नी के बीच में अच्छी एक मानसिक जुड़ाव नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो दोनों अलग रहने का फैसला भी समझदारी से ले सकते हैं, बशर्ते कि इस तरह के आरोप लगाए जाएं, 498 का केस लगाया जाए। क्योंकि 498 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर हो रहा है तो वो इसीलिए हो रहा है कि कहा यह जाता है कि कोई भी कारण से अगर सेपरेशन होता है, बहाना 498 को बनाया जाता है। मैं आपके पास वापस आऊंगी गीतांजलि से इस सवाल को समझने के लिए कि इस बात के लिए क्या हम तैयार नहीं हैं, और तैयार नहीं है तो क्यों नहीं है कि शादी के बाद भी अलग अलग रहने की संभावनाएं या तलाक की संभावनाएं आज की तारीख में जो बढ़ रही है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, गोपाल, कुछ एडवोकेट से उन्होंने बात की। सुप्रीम कोर्ट में क्या रिएक्शन था इसका, गोपाल? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो भी कानून के जानकार हैं वह इस फैसले को स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस मुखोपाध्याय ने जो फैसला दिया है उसको यह ऐतिहासिक मान रहे हैं। उनके मुताबिक लड़की और जो हस्बैंड था दोनों अलग रह रहे थे, उस बीच में जो उसका हस्बैंड था उसके और दूसरे शादीशुदा महिला के साथ अफेयर बढ़ा, लेकिन इस लड़की को इतना नहीं एग्रेसिव होना चाहिए या इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि उसको सुसाइड करना पड़े। और यही कारण है कि कोर्ट ने माना है कि यह जघन्यतम श्रेणी के अपराध में नहीं आता है, इसको कोरेलिटी हम नहीं कह सकते हैं। और कोर्ट के जो ये फैसला है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो इस तरीके की लोग हैं वह फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। जी, बने रहिए आप मेरे साथ। गीतांजलि जी, ये जो आशंका है कि गलत इस्तेमाल जो होता रहा है या हो सकता है, या इन दिनों इसकी आंकड़ा जो है, इसकी संख्या जो है वो बढ़ गई है, क्या इस फैसले के बाद इसकी कम होगी? देखिए, फैसले को हमें दो मुद्दे हैं जैसे यहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि एक कि क्या ये क्रुएलिटी है, दूसरा क्या ये मॉरली गलत है। तो ऑफ कोर्स एक मैरिज जिसे हम लॉफुली भी एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर चलें तो उसके अंदर आपको एक दूसरे के प्रति फेथफुल रहना है। इनफिडेलिटी इज नॉट पार्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, सो इट्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। आपने मॉरली कुछ गलत किया है, आप स्टेप आउट करे हैं रिलेशनशिप से। अगर एक हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स थी तो 1000 तरीके हैं उसे रिजॉल्व करने के। आप काउंसलिंग ले सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं, बैठ के सुलझा सकते हैं, बट अगर आप स्टेप आउट करते हैं एज एन एस्केपिज्म तो दैट्स रॉन्ग फॉर द मैरिज ऑल्सो।
क्योंकि अगर हम, जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि वाइफ को क्या फील होता है, वाइफ को फील होता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ लगा दी इस रिलेशनशिप को, उसने पूरा कंट्रीब्यूट किया फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, और मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे इस तरीके से अबेंडन करके और बाहर चला जाता है, तो शी फील्स लेफ्ट आउट। उसे लगता है उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ। जहां वो पूरी तरीके से समर्पित थी, वहां मेरा हस्बैंड समर्पित नहीं था। तो कहीं पे उसको लगता है कि पूरी लाइफ उसके सामने ऐसे ही गुजर रही है, एज इफ इट्स अ रोलर कोस्टर। जी, वो बहुत पेन में चली मैं जाती नहीं है, agree करती बिट्रेयल इस चीज फील करती है। जी, ऐसे में जयंती जी आती हूँ आपके पास गीतांजलि वापस। मैरिज जो है ये जेंडर बायस नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। अगर वो लड़की समझती है मैंने समर्पित किया अपने को, लेकिन मेरे हस्बैंड ने अपने को समर्पित नहीं किया, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में खामियां जरूर थी, नहीं तो उस शादीशुदा हस्बैंड को दोबारा वापस अपनी पुरानी जो भी लायजोन की थी उसके पास जाना क्यों पड़ा। और ये उसे मान रहा है, खास करके अगर हम इस केस के ऊपर दें तो इट्स नॉट अ वन साइडेड अफेयर। आपके यहाँ पे शो में बॉम्बे की जो डिसीजन आई थी उसमें भी लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर मैंने यही कहा था कि जब भी आप शादीशुदा जिंदगी में या कंजुगल रिलेशनशिप से जुड़ते हो, ये एक तरफा की जिम्मेवारी नहीं है। सेक्स इज नॉट द एंजॉयमेंट ऑफ वन साइडेड अफेयर। मैरिज में अगर औरत समझती है मैंने सब कुछ किया और आदमी समझता है मेरे को वो चीजें नहीं मिल रही है, इट्स अ सब्जेक्टिव परसेप्शन एंड ही हैज अ राइट टू परसीव इट लाइक दैट। लेकिन ये अधिकार तो दोनों का ही है। मैं ये अधिकार दोनों को है और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यहाँ पे मैं देखें जेंडर बायस नहीं जो है वो यहाँ पे अगर हम वो केस आई एम डिस्कस ए कर रहे फीमेल होते जेंडर सो आई हैव एवरी राइट। नो इट्स नॉट डन। इससे शादियां टूट रही हैं जो हमारे पास आंकड़े बता रहे हैं। हम इसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं। जी, यहाँ मैं गीतांजलि। लड़की की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर केस वो है सामने डिस्कस है जहाँ पे लड़की ने सुसाइड की है। जी। अगर लड़के ने सुसाइड की होती तब भी मेरा वर्जन सेम ही रहता। इसीलिए मैंने बोला इनफिडेलिटी केस किसी के के पार्ट पे भी परिप्रेक्ष्य हो। में मैं ये इसमें बात नहीं है कि कहूंगी- वाइफ ने सुसाइड की तो हस्बैंड इज द कल्प्रिट। No, no. I would जी। say और that in दूसरा this वो particular बिल्कुल ठीक है case, कि ये सब्जेक्टिव है कि इसने समर्पित किया कि नहीं। मेरा हमेशा स्टैंड यही रहेगा एज अ मैरिज काउंसलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट। शादी में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है लड़की ठीक नहीं है, हो सकता है लड़का ठीक नहीं है, आप प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, बट इनफिडेलिटी इज नॉट द सॉल्यूशन। Certainly. बिल्कुल, बिल्कुल, गीतांजलि, प्रॉब्लम बढ़ेगी, गीतांजलि, इससे प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ेंगी। गीतांजलि इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज की तारीख में शादियों का जो टूटना है वो बहुत ज्यादा संख्या बढ़ रही है उनकी। वो संख्या इस तरह के फैसले से, सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह की बात कहता है कि अगर किसी के भी शादी के बाद, चाहे वो पत्नी के हो चाहे वो पति के हो, रिश्ते अगर इस तरह के हैं तो आप उससे इतना परेशान नहीं हो सकते कि आप सुसाइड कर ले, या आप इतना परेशान नहीं हो सकते कि आप इस तरह से कोर्ट की शरण जाए। हालांकि अवैधानिक भी है, साथ में ये भी कहा है कोर्ट ने, उसे ये माना नहीं है कोर्ट ने, ये नहीं कहा है कि ये इलीगल नहीं है, इलीगल है शादी के बाद। लेकिन गीतांजलि, जो आपका कहना है कि शादी अगर हो गई है एक बार तो उसे निभाने की कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए, आप ये कहना चाह रही हैं। लेकिन दरअसल ऐसा हो नहीं रहा है। अगर ऐसा हो नहीं रहा है और अगर वाकई में दोनों तरफ से सामंजस्य नहीं बैठ रहा है तो जाहिर सी बात है कि तलाक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसे में 498 का दुरुपयोग करना, दूसरे कानूनों का दुरुपयोग करना, उसकी बजाय म्यूचुअली अलग हो जाएं, वो ज्यादा आसान नहीं है, वो ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि समाज की हकीकत को हमें स्वीकार करना होगा ना कि आज वक्त क्या चाह रहा है। गीतांजलि, बिल्कुल, देखिए आज सुबह का ही केस है जो मेरे पास आया था, इनफिडेलिटी का केस है, राइट। उसमें हस्बैंड ने डिसाइड कर लिया है कि वो वाइफ को छोड़ देगा, क्योंकि वाइफ ने इनफिडेलिटी की है, वाइफ हैज चीटेड ऑन द हस्बैंड, राइट। हस्बैंड ने, बट दे आर कमिंग फॉर द काउंसलिंग ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके क्या रीजंस रहे, कैसे अपनी हीलिंग करें और कैसे राइट तरीके से एमिकेबली हम अलग हों ताकि बच्चों पे इफेक्ट ना पड़े, हमारी लाइफ पे इफेक्ट ना पड़े, हम नेगेटिविटी को लेके नेक्स्ट रिलेशनशिप में ना जाएं। तो ये सब एक कंस्ट्रक्टिव वे है ऑफ एंडिंग अ रिलेशनशिप अगर वो नहीं काम कर रहा है, बजाय इसके कि हम कोर्ट में जाएं, हम इस तरीके से उसको एंड करें या हम सुसाइड करें। तो देयर आर वेज टू रिजॉल्व इट ना। चीटिंग एक सॉल्यूशन है, ना सुसाइड एक सॉल्यूशन है, ना सिर्फ कोर्ट में जाना ही एक सॉल्यूशन है। लेकिन उसके बाद भी कोर्ट में जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है। शिल्पी जैन, गीतांजलि, उसके बाद भी इस तरह के मामले सबसे ज्यादा हैं अदालतों में। शिल्पी जैन, इस तरह के बढ़ते मामलों को रोकने में क्या ये फैसला कहीं कोई मददगार हो सकता है, या शादियों की सफलता में इसकी कोई भूमिका हो सकती है?
अभी हम एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं। आप देखेंगे कि डिवोर्स रेट इंडिया में बहुत बढ़ गया है, और ये नहीं कि इससे हमारा मॉरल वैल्यूज कम हो रही हैं, सिर्फ फर्क कितना है कि पहले जो विमेन सहन करती थी उनको एक डिवोर्स का इतना ऑप्शन नहीं होता था, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं थी, सोशल स्टिग्मा बहुत ज्यादा था। हम ये नहीं कह सकते कि पहले मैरिजेस ज्यादा खुश थी अब कम खुश हैं। पहले भी इतनी ही मिजरी में विमेन रहती थी, पर उस टाइम उनको हिम्मत नहीं थी। ये एक लिबरल एटीट्यूड है और एक पॉजिटिव साइन है कि अगर आप अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी टॉर्चर में और मिजरी में नहीं बिताना चाहते तो आप ऑप्ट कर सकते हैं टू वॉक आउट ऑफ मैरिज। ये एक पॉजिटिव स्टेप है जो आज की विमेन, लिबरेटेड विमेन एक ऑप्शन अडॉप्ट करती हैं। मगर मैं ये कहूंगी कि ये एक जनरलाइज नहीं करा जा सकता है कि इस केस के बेसिस पे हर एक केस में आगे भी कोर्ट यही फैसला देंगे कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो कभी भी 306 में हस्बैंड नहीं हो सकता। ये ट्रायल कोर्ट्स का जो एविडेंस होता है वो स्क्रूटनाइज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको इंटरप्रेट करने के बाद ये कंक्लूजन आता है। हमारे पास एविडेंस यहाँ पर है नहीं, मैं उस पर ज्यादा नहीं कह सकती, पर प्रिज्यूमेबली जरूर ये है इस केस में कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था इसमें, उसमें ये कहीं कोर्ट में साबित नहीं हो पाया कि उसकी वजह से हस्बैंड जो है वो वाइफ को एनकरेज कर रहा था कि क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक पॉजिटिव ओमिशन कर रहा था कि इसलिए कहीं ना कहीं उसको पुश फॉरवर्ड कर रहा था, या अबेट जिसको कहते हैं, अगर आप डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखेंगे अबेट का, कि अबेट कर रहा था कि इसलिए तू सुसाइड कर। तो इसलिए डिस्टिंक्शन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपनी जगह है और हस्बैंड का कॉन्डक्ट उसकी वजह से वाइफ की तरफ दूसरा होना या उसको अबेट करना, एनकरेज करना, तो ये एक जनरल हर एक केस में नहीं। अगर कहीं ऐसा एविडेंस आएगा कि एक वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था और साथ साथ एनकरेज भी कर रहा था कि इस वजह से, या उसको एक पुश फॉरवर्ड दे रहा था कि तू सुसाइड कर ले, एक उसका पॉजिटिव कमीशन था, तब उसमें जरूर 306 बनेगा। बने रहिए आप हमारे साथ। जयंती जी, आप बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख रही हैं इनकी बात से। मैं इसके दो पर्सपेक्टिव देखती हूँ। अगर ये जो पर्टिकुलर केस का हम जिक्र कर रहे हैं उस पर अगर आप देखें, उस आदमी ने पहले से ही मान लिया कि हाँ मेरा ये रिश्ता है, मैं इस रिश्ते से खुश हूँ, और जो रिश्ते से ये रहना नहीं चाहता तो उसके लिए उसने मान लिया कि ठीक है, जो वकील साहब ने बताया उसके मुताबिक दिस वाज अ वेल नोन फैक्ट कि हाँ मेरा अफेयर है, मैं उसी के साथ रहूंगा। कहीं पे कोई खामियां है शादी के बाद एक चीज और, एक चीज शादी के बाद ठीक है, शादी के बाद ही जब आप रहना शुरू करते हो तब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी में खलल डालने लगती है, तो उसमें आपका एक हक बनता है कि आप इस चीज को एक्नॉलेज करें और वापस दूसरे रिश्ते के पास जुड़ जाएं। दूसरी बात, मेरे ख्याल से ये इट वाज अ वेरी कमेंडेबल जजमेंट, क्योंकि आपने उस केस का सिर्फ इस लड़की को पता था, अब जैसे वकील साहब ने बताया उन्होंने रजामंदी से ये तय हो गया कि हाँ उसके साथ वो रहेगा, और ये औरत जो परेशान थी वो इसको बंद करवाना चाह रही थी, वो बंद हो नहीं रहा था। आप ये करें कि नहीं आपने शादी कर ली तो घुटन वाली जिंदगी आपको जीनी ही पड़ेगी क्योंकि आप मेल हो, मैं उससे सहमत नहीं हूं। दूसरी बात जिसको हम भूल नहीं सकते एज ए साइकोलॉजिस्ट, मैं आपको बताऊं बहुत सारी केसेस साइकेट्रिक ऐसी होती हैं जो ट्रीटमेंट में होती हैं, और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट मेडिकेशन के तहत आपका थोड़ा बहुत दिनचर्या संभल जाता है, तो आप ये परख नहीं सकते कि वाकई मरीज था इंसान या नहीं। जब इस तरह की हरकत कोई करता है तो आपको ये देखना चाहिए पास्ट हिस्ट्री क्या थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि डिप्रेशन के लिए वो मरीज जो है जिसने सुसाइड कर ली शी वाज ऑलरेडी ट्रीटेड। इस तरह की हरकत वही पेशेंट्स करती हैं, वही क्लाइंट्स करती हैं जिनका ऑलरेडी एक प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी का फैक्टर जुड़ा हुआ होता है। हमारे साथ दीपिका भारद्वाज है फोन लाइन पर, जो इस कार्यक्रम में आने वाली थी, किसी तकनीकी परेशानी की वजह से नहीं पहुंच पाई हैं। दीपिका जी, स्वागत है आपका फोकस न्यूज पर। 498 की सबसे ज्यादा दुरुपयोग करने वाले लोगों के साथ आप खड़ी होती हैं कहीं ना कहीं, क्या है इस फैसले से समाज की तस्वीर में क्या बदलाव नजर आएगा आपके मुताबिक? मैं दो चीजें बोलना चाहूंगी इस पूरे के पूरे इशू के ऊपर। यहाँ पे दो चीजें कंसिडर करने की जरूरत है। एक चीज तो लीगल पर्सपेक्टिव और एक मॉरल और जो सोशल फैब्रिक की जो आप बात कर रहे हैं। जो डिस्कशन अभी मैं देख रही थी वो बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर जा रही है कि क्या सही है क्या गलत है या इस केस के ऊपर क्या है। अगर मैं एक वाइडर पर्सपेक्टिव आपको दूं तो सबसे पहली बात, हरीश जी भी मेरी इस बात से वाकिफ होंगे कि इस केस में जो देखने वाली बात है वो ये है कि 498 का बहुत आयत मिसयूज हो चुका है, सबको पता है। अब इस केस में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में कन्विक्शन हो गया इस मामले में,
जबकि विटनेसेस, पता नहीं कोई किसी ने कहा कि विटनेसेस नहीं थे। ये बात सही नहीं है। अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे तो 25 विटनेसेस इस केस में प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें कि उनकी खुद की बहन ने ये बात बोली है कि उन्होंने मुझे बता दिया था कि डिवोर्स की कगार पर उनकी शादी है और वो अलग रह रहे हैं। तो विटनेसेस बहुत आए थे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि और ये पहली बार, शिल्पी जी ने भी बिल्कुल सही कहा है, पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस टाइप की जजमेंट दी है। ये बात कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 498A के पर्सपेक्टिव में क्रूअल्टी के अंडर आता है कि नहीं आता, ये बात बहुत बार डिस्कस हो चुकी है। मैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रेज करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उन्होंने 7 लोगों की लाइफ पूरी की पूरी इस केस के ऊपर, जैसा कि हरीश जी ने बोला, उनके भाई, उनकी भाभी, उनकी माँ, उनके बाप, सब लोगों को मतलब घेरे में ले लिया इसके। तो पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन करी? क्या पुलिस ने समझा कि ये 306 का या कि 498A का मामला है कि नहीं है? एक बच्चे तक को इस केस में उन्होंने इम्प्लीकेट कर लिया। तो यहाँ पे वो हाई कोर्ट जज और वो पुलिस और वो जो ट्रायल कोर्ट जज है, उनकी क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस बात का नहीं कुछ बोलना चाहिए कि इतने सारे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की इतनी डायरेक्शंस हैं कि क्या क्रूअल्टी है, क्या नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे कोई लेडी जाती है, जाके बोलती है कि इन्होंने मुझे डांट मार दी और आप 498A का केस कर देती है पुलिस। तो यहाँ पे हमारी पुलिस कर क्या रही है? जी और दीपिका जी, सोशल और मॉरल फैब्रिक की मैं आपको एक बात बोलूंगी। देखिए, इनफिडेलिटी, जैसा कि आपकी उस मैरिज काउंसलर मैम बोल रही है। दीपिका जी आप बने रहिए मेरे साथ। दीपिका जी मैं आपके पास वापस आऊंगी। मेरे साथ एक कॉलर हैं गया से, बिहार से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अतुल बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। दीपिका जी वापस आऊंगी। आपके फोन पे जब हम बात कर रहे थे, बहुत देर से एक कॉलर इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी आपकी बात को सुनना मुनासिब समझा, फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं आपके पास वापस आऊं, उससे पहले जो आपने सवाल उठाया उसके संदर्भ में यहाँ पर हरीश जी से समझना चाहेंगे। हरीश जी, दरअसल उस परिवार के लिए जो बात उन्होंने कही है दीपिका जी ने कि निचली अदालत, उसके बाद हाई कोर्ट, ये जो फैसले आए, परिवार का जो उत्पीड़न हुआ और उसके बाद समाज ने उस उत्पीड़न को, एक तो कानूनी रूप से आपकी परेशानी बढ़ी और दूसरी सामाजिक प्रताड़ना किस रूप से हुई? क्योंकि समाज तो भले ही सबको अच्छा लगते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बहुत बड़ी संख्या इन्वॉल्वमेंट होने वाले लोगों की, लेकिन उसके बाद भी स्वीकार्यता नहीं है। अच्छा, सामाजिक तो बहुत नुकसान होगा। उन लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। आज वो लोग कहाँ हैं पता नहीं है। जो घूमने वाली ट्राइब वाले लोग थे जी, आज कहाँ है पता नहीं, लेकिन वो तो गांव छोड़ दिया बदनामी की वजह से। आज जहाँ तक आप कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रायल कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस वगैरह की, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि एक प्रोसेस है। ये जब जजमेंट्स वगैरह आया तब 2003 वगैरह, तब लॉ इतना क्लियर नहीं था। अभी 1 साल से क्रूअल्टी का लॉ थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा अब जज ये मानते हैं कि सिर्फ मेंटल क्रूअल्टी को क्रूअल्टी नहीं मानना चाहिए, कोई सॉलिड एविडेंस होना चाहिए और इमीडिएटली सुसाइड के पहले होना चाहिए। नहीं, लेकिन दीपिका ने जो सवाल उठाया कि निचली अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला लेते समय इन सब तथ्यों को देखा नहीं था। उसी समय के कानून का आधार पर देखा होगा। कानून धीरे धीरे बदलता जा रहा है। जैसे कि आज ये जजमेंट आया तो कल सारी भारत की अदालतों में इस जजमेंट का आधार से जजमेंट आने लगेंगे। लेकिन दीपिका जी, क्या आप जो बात कर रहे हैं हरीश जी, क्या वाकई में निचली अदालत उस समय कानूनों का, जो उस वक्त के मौजूदा कानून थे, उनका पालन कर रहे थे, इसलिए उनके हाथ बंधे हुए थे और वो इस महिला का साथ देने में ज्यादा खड़े थे और इस पुरुष को परेशानी या इस पूरे परिवार को परेशानी हुई? हरीश जी जिस तरह से बता रहे हैं, बाकायदा घुमंतू शहर छोड़ने पड़े, राज्य छोड़ना पड़ा, और आज कहाँ है, इस बात की जानकारी भी नहीं है आपको? उस समय में वो कहाँ है वो भी पता नहीं है जी। बोलो, उस समय के जजेस के माइंड में ये, उसने ये लिखा होगा कि भाई ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल थे वो इतनी क्रूअल्टी थी कि जिसकी वजह से ये सुसाइड करने को प्रेरित हुई, इसलिए 498 हम मानते हैं। तो उसमें भी जजेस के भी जहन में नैतिक आधार जरूर रहा है। उस समय का वो लो था, क्लियर इतना लो नहीं था जी। अभी क्लियर हो लगा ये नहीं है। जी दीपिका जी, आप हैं हमारे साथ? हेलो दीपिका जी, आपने हरीश जी को सुना? ये उस परिवार के एडवोकेट हैं आप, उस परिवार। हाँ, मैंने हरीश जी की बात सुनी। मैं जो यहाँ पे एक बात बोल रही हूँ वो ये बोल रही हूँ कि जो कोई भी अगर कोई धारा लगती है उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, किसी टाइप का एविडेंस होना चाहिए। आज के टाइम पे जितने भी लोग मेरे पास जो 48 पीड़ित हैं वो आते हैं, वो मुझे क्या बोलते हैं कि कानून इतना ज्यादा बायस्ड है औरत और उसके फैमिली के टुवर्ड्स कि वो सुनना ही नहीं चाहता कि आदमी ने कुछ गलत किया है कि नहीं किया है।
अगर एक औरत ने बोल दिया कि इन 11 लोगों ने मेरे को प्रताड़ित किया, तो उन 11 के 11 लोगों के खिलाफ FIR हो जाती है। उन 11 के 11 लोगों को उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कितनी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट्स आ चुकी है कि सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को मत इम्प्लीकेट कीजिए, मत इम्प्लीकेट कीजिए। तो ये जो हैरेसमेंट है ये कब खत्म होगी? मतलब 498 है तो मतलब ऐसा हो गया कि बस बोल दिया। तो आपसे एक और क्वेश्चन मैं बहुत इंपॉर्टेंट पूछती हूँ। मैं आजकल काम कर रही हूँ एक ट्विटर पे, बहुत रेगुलरली आप मेरे देखेंगे ट्वीट, जिसमें औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। क्या उस औरत के पूरे खानदान के ऊपर केस चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन एक पति, चाहे उसकी कोई गलती है चाहे ना है, उसके पूरे खानदान को क्रिमिनल आज करार दे देते हैं, चाहे किसी भी सेक्शन में आप ले लीजिए जी। उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई, उसकी बहन, उसका पति, एवरीबडी इज इन्वॉल्व्ड इन दैट केस। तो मतलब ये बहुत ज्यादा जेंडर बायस हो चुका है हमारे कानून में। आपको मैं एक न्यूज देना चाहता हूँ, क्योंकि औरतों की इतनी सुनवाई है कि लॉजिक हो चाहे ना हो, लेकिन बस बोल दिया तो फिर उसके ऊपर बिल्कुल चले जाइए आप जी। दीपिका जी बहुत सही। दीपिका जी, दीपिका और लॉ जो है ना जेंडर बायस नहीं वो उसका मैं आपको जवाब दूंगा। दोनों से, हरीश जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक हाजीपुर से एक कॉलर है मेरे साथ, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अनिल, अनिल आती हूँ आपके पास। गीतांजलि, अनिल जल्दी से बताइए अपनी बात को। मैम ये है, मैंने शादी किया था लव मैरिज, ठीक है मैंने, और अभी कुछ 1 महीने से मेरी प्रॉब्लम चल रही है और मैंने अंतरधर्म जाति विवाह किया था। मैं हिंदू हूँ और वो मुस्लिम थी। हेलो मैम, सुन रही हैं? जी जी सुन रहे हैं, जल्दी से बताइए। और एक परिवार में कुछ मतलब पति पत्नी में झगड़ा चल रहा था। उन लोगों से भी हमें कोई शिकायत उनके, मेरे सास ससुर थे, उन लोगों ने 3-4 साल हो गए शादी किया और हम लोग बात फोन पे लगातार, मतलब ऐसा हो गया कि हमें विश्वास नहीं, वो लोग मेरे साथ गद्दारी करेंगे। और झगड़ा हुआ, मैं पिछले 20 जनवरी को उनके अपनी माँ को समझाने के लिए कहा और वो ले गई। और ले जाने के बाद क्या हुआ कि वो लोग गायब कर दिए मेरी बीवी को। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ डेली, लेकिन सब कुछ तैयार, लेकिन बात कराने के तैयार नहीं। यही कहते हैं कि अपनी बीवी को छोड़ दो, भूल जाओ, दूसरा शादी कर लो। एक मेरा बच्चा भी है, बच्चा भी मेरे पास ही है मैम। और बताइए हम क्या करें? मैं महिला आयोग भी गया, महिला आयोग में भी कहा हूँ, लेकिन उनके घर वाले बात करना करा ही नहीं मेरी मैडम से, मेरी वाइफ से। बस यही कहते हैं कि अनिल आपकी परेशानी का जवाब गीतांजलि, शिल्पी जी, जयंती जी सबके पास है और दीपिका जी के भी पास है, लेकिन मैं एक एक करके आऊंगी। शिल्पी जैन, आप अगर सुन रहे हैं इन कॉलर को, इनकी परेशानी बहुत बहुत पीड़ा मुझे हो रही है सुन के कि इस देश में लड़के भी इस कदर परेशान होते हैं। हालांकि आप सबके आसपास के जो विचार आ रहे हैं, जो पहलू आ रहे हैं, उसमें ये कि आज की तारीख में लड़कियां भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग ज्यादा कर रही है, लेकिन वो आंकड़ा, वो संख्या बहुत कम है, वो परसेंटेज अभी भी बहुत इतना केसेस जितने हैं उसमें हो सकता है, लेकिन फिर भी उतना बड़ा नहीं है जितना कि लड़कियों के साथ दरअसल अत्याचार होते रहे। लेकिन खैर हम उस बहस में नहीं उलझेंगे। शिल्पी जैन, ये जो कॉलर को आपने सुना, बेचारे की समाधान का रास्ता एक पहलू है, लेकिन दूसरी बात ये है कि जिस तरह से दीपिका भारद्वाज कह रही हैं या जिस तरह से जयंती दत्ता कह रही हैं कि दरअसल इस फैसले के बाद समाज में एक थोड़ा सा खुलापन, समाज में एक थोड़ी सी स्वीकार्यता, समाज में एक हवा का झोंका इस तरह से कि भैया थोड़ा सुनिए, बातों को समझिए, क्या होगा ऐसा? बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक 498A के मिसयूज़ का सवाल है, ये अभी एक आपकी पैनलिस्ट बोल रही थी कि बहुत मिसयूज़ होता है। हमें ये देखना है कि एक लॉ, ज़रूर हर एक लॉ का यूज़ भी होता है, मिसयूज़ भी होता है। हमें देखना है ज़्यादा क्या है, उसका यूज़ है या मिसयूज़ है। जो हमारे यहाँ डाउरी की डेथ्स की रेट है, आज भी आप देखेंगे कि इतना शॉकिंग है, कहीं दुनिया में नहीं है। तो उसका यूज कहीं ज्यादा है। और जहां तक मिसयूज की कंसर्न है, सुप्रीम कोर्ट में ने एक बड़ा क्लियर वर्डिक्ट दिया है, जिससे 498A में अब बिल्कुल क्लियर है। बहुत उसमें अब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि अरेस्ट से पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को रीजंस देने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR बंद कर दिया है। तो बहुत से उसमें अब रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं। तो मिसयूज अब पूरी तरह से चेक हो गया है, अगर कोई था तो भी। मैं तो हमेशा से ये व्यू रखती थी कि 498 का यूज कहीं ज्यादा है, मिसयूज भी है, पर वो उसका प्रोपोर्शन बहुत कम है। ज्यादातर कंप्लेंट्स जेन्युइन होती हैं और विमेन जो हैं हमारे देश में आज भी अर्बन लिबरेटेड सोसाइटी में भी बहुत ज्यादा टॉर्चर होती है और मेंटल और फिजिकल क्रूअल्टी दोनों की विक्टिम होती है। एक गरीब से गरीब जो रिक्शा वाला है वो भी अपनी वाइफ के साथ वही व्यवहार करेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि एक पढ़ा लिखा नागरिक जो शहर में है वो अच्छे कंडक्ट करेगा। ये एक माइंडसेट
की है, सोसाइटल एटीट्यूड में चेंज चाहिए, जो अभी हमारे देश में बहुत स्लो है। आज भी विमेन का टॉर्चर हमारे देश में, पूरी दुनिया में मेरे को नहीं लगता और कोई ऐसा देश होगा जिसमें इतना ज्यादा है, फिजिकली भी मेंटली भी, जो 498 है जिससे डील करता है। जी, तथ्य भी यही बताते हैं शिल्पी जैन। अब उसमें बेल्स जो हैं ऑटोमेटिक हो गई हैं। और जहां तक इन कॉलर की बात है, मैं ये इनसे कहूंगी कि जो हमारे देश में, ठीक है, अगर आपको इस जजमेंट से ये जरूर एक वेव पहुंची है, एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है कि अगर आप अपनी मैरिज में सफोकेटेड हैं तो ये जरूरी नहीं है कि लॉ, क्योंकि एक उसका एक आपके ऊपर डैगर है कि आप उसमें से निकल ही नहीं सकते हैं, किसी भी तरह से डाइवोर्स नहीं कर सकते हैं, या वाइफ अगर हम से किसी वजह से, हो सकता है मैन टॉर्चर हो रहा हो, और या ऐसी मैरिजेस भी हैं जहां पर एक ऐसा एटमोस्फेयर हो जाता है जहां वो कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि स्लो पॉइजनिंग हो रही है हमारी, एक जबरदस्ती सोशल स्टिग्मा की वजह से हमें रहना पड़ रहा है। तो उसमें ये एक जजमेंट जो है एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है एक आदमी को या महिला को, जिसका अगर अफेयर है या उनकी एक दूसरे से नहीं बन रही है किसी भी वजह से, वो वजह तो ये इस अगर बात सिर्फ के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि आदमी की ही गलती है। हो सकता है विमेन, हाँ, और बदलते वक्त में ये एक बहुत ही एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है, ये एक जजमेंट आदमी को और महिला को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। मैरिज एक जेल नहीं है, बॉन्डेज नहीं है, बॉन्ड है जो प्यार का बॉन्ड होना चाहिए जी। इसी यही कहकर मैं आपसे अब इजाजत चाहूंगी, सामाजिक पैनलिस्ट के साथ कंटिन्यू करिए, मेरे को अब थैंक यू वेरी मच शिल्पी जी। हरीश जी, आप कुछ अच्छा, मैं आपको एक न्यूज बताना चाहता हूँ। देखो, दीपिका जी का ये आग्रह कि लॉज जेंडर बायस होना चाहिए, उसके लिए वो सोशल मीडिया में बहुत कर रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी इफेक्ट दिखाई दे रहा है, कम से कम 2 महीने से वो दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जेंडर बायस हो रही है। उसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी तक जब लेडीज कोई फाइल करती थी ट्रांसफर पिटीशन, कोई एक स्टेट में रहती है, पति ने दूसरे केस में केस फाइल किया, तो पत्नी सुप्रीम कोर्ट में अपील करती थी कि भाई उसका केस मेरे यहाँ ट्रांसफर कर दो। तो 100% या 99.99 केस में लेडीज की फेवर में ही सुप्रीम कोर्ट जाती थी, हस्बैंड के वकील को सुनती ही नहीं थी कि हस्बैंड के वकील को ये कहीं भी आपको पता नहीं है कोर्ट का क्या रुख है, लेडीज अबला है, वहां तुम जाओ उसके घर, वहां केस लड़ो, बारात लेके तो उधर। अब ये हो, अब जजेस ने ये कहा है हम ऐसा नहीं करेंगे, हम हस्बैंड की बात भी सुनेंगे। सबसे पहले तो दोनों को मेडिसिन सेंटर तो हमेशा ही जाती थी, लेकिन बीच में कानूनों का सहारा मिल गया था महिलाओं को। अभी सुप्रीम कोर्ट पहले तो दोनों को मेडिसिन सेंटर में भेज देती है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद मेडिसिन सेंटर में पता लगे कि भाई ये ज्यादा रिजिड है और ठीक नहीं है, उसका केस डिसमिस कर देती थी, उसके बाद ही वो सुनती है। तो अभी हस्बैंड और दोनों का सुना जा रहा है। और जैसे कि आपने आज जजमेंट में भी देखा कि अब जेंडर बायस धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट हो रही है, तो नीचे की हाई कोर्ट और सब कोर्ट धीरे धीरे होने लगेगी जी। आपको 1 साल में जेंडर बायस लो दिखाने लगेंगे, दिखने लगेगा कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं अगर दुरुपयोग कर रही हैं और जो ये आरोप लगाए जाते हैं पूरे समाज की तरफ से, पतियों की तरफ से, पुरुषों की तरफ से कि कोर्ट में उन्हें तो नुकसान ही होने वाला है क्योंकि महिला ने केस दायर कर दिया, वो भी नहीं होने वाला है। कम से कम ये नहीं होगा, रुझान बदल रहा है। डिवोर्स रेट में भी इसका फर्क दिखेगा अगर आप दोनों तरफ की बात सुनने लगेंगे। मेरे ख्याल से कोर्ट का दरवाजा उतना ही खुला होना चाहिए मर्द के लिए भी जितना फीमेल के लिए है। जहां पे ये 498A का जो फायदा है वो पहुंचना तो खुला हुआ ही था। कानून ने महिलाओं को जगह दी, वो महिलाओं को जगह दी, उससे पुरुषों को डर लगा और डर लगा तो फिर ये बात आगे बढ़ी कि भाई महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं। आपके सामने रख रही हूँ, ये मेरे शोध के जरिए पटियाला हाउस से लिए गए केसेस के ऊपर डॉक्यूमेंटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिसर्च है ये पोस्ट ग्रेजुएट, जहां पे पाया गया जहां पे इसका फायदा पहुंचना चाहिए 498A का वो पहुंचता नहीं है। इसीलिए जिनको फायदा नहीं चाहिए वो लगातार इस्तेमाल करती है। आप एक चीज का आंकड़ा देख के आप हैरान हो जाएंगी जो हमने पाया अपने शोध में कि जो लेडीज कामकाजी हैं वो तो तुरंत डिवोर्स लेती हैं, मेंटेनेंस लेती हैं, चली जाती हैं अलग, माँ बाप के साथ जाके रहने लग जाती हैं। और जो कामकाजी नहीं है, जिनको डिवोर्स की जरूरत है भी, तो वो कोर्ट तक पहुंच नहीं पाती हैं। और ऐसे मर्द की तादाद बहुत है जहां पे वो, देखिए, औरत अगर थोड़ी सी 2-3 महीने की प्रेगनेंसी है, आदमी बीमार है तो भी वो इंसिस्ट करती है मुझे ड्रॉप करके आओ नहीं तो मैं चली जाऊंगी। एंड द मैन, यू नो, ही इज रनिंग हाई फीवर, स्टिल ही इज गोइंग टू ड्रॉप हर ओनली बिकॉज ऑफ दिस कि भाई वो अगर कोर्ट में जाएगी फिर कोर्ट कचहरी। इस तरह की तादाद, जैसे वकील साहब ने कहा कि ये कहना 1:30 बजे रात में मैं खाना नहीं दूंगी, ये चीज भी एक हकीकत है। देखिए, हम लोग ग्रास रूट के जो केसेस हैं उनसे जुड़ते हैं। जयंती जी, मैं
आपके पास वापस आऊंगी, इस बात को बढ़ाऊंगी, क्योंकि दरअसल इस पहलू से कम लोग परिचित हैं। लेकिन दिनेश राजस्थान से एक कॉलर है हमारे साथ, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दिनेश, बताइए। हेलो जी, जल्दी से बताइए दिनेश जी। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, अभी मैं आपका ये प्रोग्राम देख रहा हूँ सर, इसमें क्या है मीना जी कि अभी पुलिस के बारे में बताया, पुलिस के बारे में बताया। मेरा मानना ये है कि जो पुलिस जो है ना, वो इन्वेस्टिगेशन जांच करती है कोई भी मैटर की, उसमें ध्यान बिल्कुल भी नहीं देती है। जी, जब पुलिस का अगर ये रवैया रहता है, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बहुत अच्छा फैसला है। पुलिस की अगर जांच होती है तो ये दूध का दूध और पानी का पाना वहीं हो जाता है, जांच इसके कोर्टों में हो जाता है ये। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, पुलिस की भूमिका पे सवाल उठा रहे हैं। गीतांजलि, आपके पास आती हूँ, लेकिन हरीश जी कुछ देर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। अभी तक सुप्रीम कोर्ट जजेस वगैरह ये मानते थे कि महिला एक अबला है, अभी उसको एहसास होने लगा कि महिला सबला है, जैसे कि इस शो में भी महिला ज्यादा है। तो अभी लेकिन इस शो की महिलाएं तो महिलाओं की ही जो लूज हैं, मतलब जो वाकई में वो पहलू हैं, हाँ, जो नकारात्मक हैं, उनको चर्चा कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कम से कम कि हम उन पहलुओं की भी बात कर रहे हैं। लेकिन लगातार उसके साथ भी, जिस तरह से शिल्पी जैन ने कहा, हकीकत ये भी है कि दरअसल ये संख्या जो हमें दिख रही है कि महिलाएं दुरुपयोग कर रही है, आज भी उस आंकड़े से कम है जो दरअसल दुरुपयोग नहीं करते बल्कि महिलाओं का उत्पीड़न होता है। आज भी वो आंकड़ा ज्यादा है। देश के तमाम जो आंकड़े आते हैं उनमें ये कहानी है। जिस केस ने अभी जिक्र किया, बच्ची उसके पास है, वो औरत को, वो उसकी बीबी को वो ले गए हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से तुरंत लीगैलिटीज जो है उस पे उतना ही स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए कि जिस तरह से अगर ये उल्टा होता, यानी कि लड़का भागता, तो आप लड़के के ऊपर जैसे जकड़ते उसी तरह से उस लड़की के ऊपर उसने इमीडिएट सिविल कोर्ट में जाना चाहिए था, अभी तक वो गया नहीं सिविल कोर्ट में। जी दिनेश, गीतांजलि। हाँ जी, मैं यहाँ पे यही कहना चाह रही थी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि केसेस हैं, मेरे पास भी बहुत केसेस आते हैं एज अ मैरिज काउंसलर। जब मैं कपल से मिलती हूँ उनके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए, तो मैं कहूँगी, अगर मैं एक तरीके से देखूँ तो शायद मैं बोलूँगी 50-50% केसेस आते हैं जहाँ पे लड़के हैं वो फील करते हैं कि वो टॉर्चर्ड है मेंटली, या लड़की फील करती है वो मेंटली टॉर्चर्ड है। हाँ, जहाँ हम फिजिकल टॉर्चर की बात करते हैं, ऑफ कोर्स वहाँ पे लड़की ज़्यादा देखी जाती है शिकार, पर जहाँ तक मेंटल टॉर्चर की बात है, वहाँ आज मैं अगर बोलूँ, मैं उन लोगों की बात करूँ जो अर्बन एरिया में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड क्लास है, हमारे गुड़गांव दिल्ली से हैं, वो लोग उसमें बिल्कुल, वो संख्या भी काफ़ी है इस समय जहाँ लड़कियाँ लड़कों को या तो इमोशनली टॉर्चर कर रही हैं या मैनिपुलेट कर रही हैं, या उनके कुछ बिहेवियरल इश्यूज हैं, चाहे वो गुस्सा है या किसी और तरीके की जेलसी या इस तरीके की चीज़ें, या उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं अपने पार्टनर से। तो इन चीज़ों को लेकर भी कई बार हस्बैंड ये महसूस करता है कि वो हमेशा डिलीवर करे जा रहा है और वाइफ की एक्सपेक्टेशंस खत्म नहीं हो रही। तो अगर हम वापस इस केस पे आए जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने सुसाइड किया, अब मैं इसको एक थोड़े से बड़े लेवल पर लेके जाना चाहूंगी। एक ऐसे हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं जिनके बीच में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके इशू कुछ भी हो सकता है, इन लॉज हो सकते हैं, वो घर पे टाइम नहीं देता वो हो सकते हैं, लड़की के लिए उसका करियर इंपॉर्टेंट है वो हो सकता है, बच्चे नेग्लेक्टेड फील कर सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जिसके कारण हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो सकती है। उस लड़ाई के कारण अगर एक जना दोनों में से मेंटली वीक है और उसके बाद वो तंग आ जाता है इस लड़ाई झगड़े से, और वो ये सोचता है कि मैं ये डिवोर्स जैसा स्टेप नहीं ले सकती क्योंकि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, फैमिली में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मैं सुसाइड कर लेती हूँ या मैं सुसाइड कर लेता हूँ, तो वो मेरे हिसाब से इक्वली गलत है जितना एक एक्स्ट्रा मैरिटल, एक गलत होना एक अलग चीज है क्योंकि वो आपने स्टेप आउट किया मैरिज से, बट वो जितना उत्पीड़न दे रहा है दूसरे पार्टनर को, उतना ही उत्पीड़न बाकी इश्यूज भी देते हैं, चाहे वो इन लॉज की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक्सपेक्टेशंस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम हो, चाहे वो फ्रेंड्स की प्रॉब्लम हो, या वो बच्चों की प्रॉब्लम हो। ये एक इंसान के ऊपर है कि वो चीज़ों को कैसे लेता है, वो मेंटली कितना स्ट्रांग है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी स्ट्रांग है, वो कितनी जल्दी चीज़ों को सुलझा के अपना इमोशनल कोशेंट को स्ट्रांग करके उससे बाहर निकलता है। अगर आप वीक हो जाते हैं तो आप किसी भी इशू
से वीक हो सकते हैं, आप इससे भी वीक हो सकते हैं कि आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन है और आप उससे भी सुसाइड कर सकते हैं। जी तो इससे तो हर केस में यही तो वजह है, यही वजह है कि तमाम जितने केसेस सामने आते हैं सब में अलग अलग दलील होती है, सब में अलग कारण होते हैं। लेकिन दरअसल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, नहीं तो जयंती दत्ता जी आपके पास जरूर आती। लेकिन आप सब लोगों से चर्चा करने के बाद जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो कभी भी किसी भी महिला या पुरुष के लिए उत्पीड़न का कारण नहीं हो सकते, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये अवैधानिक है, ये अनैतिक भी है। इसका हमें ध्यान रखना होगा। बदलते हुए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निश्चित रूप से ऐतिहासिक है, जिस तरह से पैनलिस्ट ने सभी ने कहा। लेकिन उसके बाद भी हमारे युवाओं को और चाहे तमाम स्तर के जो लोग हैं उन्हें इस बात को ध्यान रखना होगा कि कानून का दुरुपयोग न किया जाए, क्योंकि बदलते वक्त के साथ अदालतें भी समझने लगी हैं कि कानून का दुरुपयोग अगर महिलाओं की तरफ से ज्यादा हो रहा है तो उस पर भी नियंत्रण लगाना है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। फोकस न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।